बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको तुर्की की सैर करवाएंगे। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि तुर्की को यूरेशियन कंट्री क्यों कहा जाता है? इसकी वजह यह है कि तुर्की का कुछ हिस्सा यूरोप जबकि कुछ हिस्सा एशिया में वाक़ है। इसीलिए इसे ना तो यूरोपियन मुल्क कहते हैं और ना ही एशियन, और इसे यूरेशियन कंट्री कहा जाता है। नाज़रीन, आपको और भी बहुत सी मालूमात देने की कोशिश करेंगे, लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ट्रैवल विद सैफ अली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, तुर्की के बारे में कहा जाता है कि ये खिता सबसे पहले खितों में आबाद होने वाला खिता ज़मीन था। तुर्की का बेशतर हिस्सा अनातोलिया के जजीरा नुमा पर आता है। अनातोलिया के इस जजीरा नुमा पर 7500 साल पुरानी ज़िंदगी के आसार भी मिले हैं, जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। अगर तुर्की की अहम और तारीखी अदवार की बात की जाए तो तुर्की को 334 कबल मसीह में यूनान के सिकंदर ने फतह कर लिया था। सिकंदर की वफात के बाद इसके जानशीन इसकी सल्तनत को न संभाल सके और ये सल्तनत टुकड़ों में तकसीम हो गई। इसके बाद यूनानियों ने यहाँ सलावेसी सल्तनत की बुनियाद रखी, जो 63 ईस्वी तक कायम रही। इन्हीं की हुकूमत के दौरान यहाँ पर कुछ अरसा आर्मीनियों ने भी हुकूमत की थी। इसी दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद भी हुई। आप अलैहिस्सलाम के जिंदा उठाए जाने के बाद अल्लाह पाक ने रोमियों को अरूज दिया। उन्होंने पूरा अनातोलिया हत्ता के शाम, मिस्र, उर्दन और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की एक बड़ी तादाद ने तुर्की को अपना मस्कन बना लिया और यहाँ दावत व तबलीग की सरगर्मियाँ भी शुरू हो गईं। 300 ईस्वी के वक्त तकरीबन पूरे खिते ने ईसाई मज़हब को अपना लिया था और 330 ईस्वी में रूमी शहनशाह कुस्तुनतीन ने मसीहत कबूल करके इसे सरकारी मज़हब बना दिया, और यही वो बादशाह था जिसने कुस्तुनतुनिया की बुनियाद रखी थी। इससे पहले इस खिते का नाम बाज़ंतीन हुआ करता था और आजकल इस शहर को इस्तांबुल कहकर भी पुकारा जाता है। तुर्की के बाज़ इलाकों में रूमी सल्तनत 330 ईस्वी से लेकर 1453 ईस्वी तक कायम रही, मगर बाज़ इलाकों में जिनमें शाम और तुर्की के मशरकी हिस्से थे, इन्हें मुसलमानों की जानिब से फतह कर लिया गया। मशरकी और वस्ती अनातोलिया पर सल्जूकी सल्तनत कायम थी, जबकि मगरब में रूमी सल्तनत कायम थी। सल्जूकी सल्तनत के ज़वाल पर उनकी बाकियात में से उस्मानियों ने जन्म लिया। सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के वालिद अर्तुगरुल गाजी ने अपने बहुत से लोग शहीद करवा कर और बेतहाशा कुर्बानियाँ देकर अपने बेटे उस्मान गाजी को भी अल्लाह की राह में जहाद करने की तलकीन की, और यूँ अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने बाकायदा सल्तनत उस्मानिया कायम की। नाज़रीन, वस्ती एशिया से आए इन मुसलमानों ने इस सल्तनत को वो चार चांद लगाए कि इसे मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत बना दिया। सल्तनत उस्मानिया का सही दौरानिया 631 साल का है। 16वीं और 17वीं सदी में उस्मानी सल्तनत दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन सल्तनत थी। अपने ज़वाल से कबल सल्तनत उस्मानिया ने पहली जंग अजीम में जर्मनी का साथ दिया। जर्मनी की नाकामी के बाद वो मुआहदा सेवरे किया गया और इस मुआहदे की तुर्कों ने खूब मुखालफत की। फतह पाने वाले ममालिक ने इस सल्तनत को कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया और सल्तनत पर काबिज होने लगे। 9 मई 1919 को तुर्कों ने अस्करी कमानदार मुस्तफ़ा कमाल पाशा की क़यादत में जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया। 18 सितंबर 1922 को तुर्कों ने तमाम फौजियों को तुर्की से निकाल दिया था। 1 दिसंबर 1922 को तुर्क पार्लिमान ने खिलाफत का खात्मा कर दिया। यूँ मुसलमानों की 631 साला अजीम सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया। 24 जुलाई 1923 को मुआहदा लोज़ान किया गया। ये वो मुआहदा था जिसने तुर्की को हर तरफ से बांध कर रख दिया। ये मगरबी ममालिक की मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश थी जो कामयाब हो गई, और इस मुआहदे के पेश नज़र तुर्की पर 100 साला पाबंदियाँ आयद हो गई थीं। इन पाबंदियों में तुर्की अपनी तयशुदा पाबंदियों की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। इस मुआहदे में सल्तनत का खात्मा और सुल्तान को इनके अहलो अयाल के साथ जिला वतन कर दिया गया था। नाज़रीन, इस सल्तनत की सारी ज़मीनें और सुल्तान की सारी ज़मीनें भी जब्त कर ली गई थीं। तुर्की पर 100 साला पेट्रोल की पाबंदियाँ भी लगाई
बढ़ाई गई, यानी ना तो इन 100 सालों में तुर्की अपने मुल्क से पेट्रोल निकाल सकता था और ना ही बेच सकता था। इस्लाम से दूर करने के लिए और सेकुलर बनाने के लिए तुर्की पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी गईं। बॉस्फोरस को आलमी समंदर का हिस्सा बना दिया गया और यहाँ से गुजरने वाले किसी भी समुद्री जहाज से तुर्की टैक्स वसूल नहीं कर पाएगा। ये चंद एक अहम मालूमात इस मुआहदे के मुतल्लिक थीं। इस मुआहदे के दस्तखत स्विट्जरलैंड में लोज़ान के मकाम पर हुए थे। इसी वजह से इस मुआहदे को मुआहदा लोज़ान कहा जाता है। इस मुआहदे के बाद 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की को आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से सारी दुनिया ने कबूल कर लिया और यही दिन तुर्की का कौमी दिन कहलाया जाने लगा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिसे बाद में अतातुर्क का खिताब मिला, जिसके मतलब है तुर्कों का बाप, इस शख्स ने तुर्की को बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक के कब्जे में जाने से रोका था। नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम में तुर्की मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहा, लेकिन इसके बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन की सर्द जंग में तुर्की ने अमेरिका और इसके हामियों का साथ दिया, जिसके बदले में तुर्की की इमदाद की जाती रही। जुलाई 1974 में कब्रस में तुर्क मुसलमानों पर मसीही आबादी की जानिब से मज़ालिम शुरू हो गए, जिसके नतीजे में तुर्क जमहूरिया शुमाली कब्रस कायम हुई, जिसे आज तक तुर्की के अलावा किसी मुल्क ने नहीं माना। जबकि जनूबी कब्रस, जिसे जमहूरिया कब्रस का नाम दिया क्योंकि ये एक मसीही आबादी वाला हिस्सा था, इसे आज़ाद होने के अलावा यूरोपीय यूनियन की रुकनीत भी मिल गई। तुर्की में एक ऐसा वक्त भी आया जब तुर्क अवाम तुर्की को यूरोप बनाने के हक में उठ खड़े हुए। तुर्की में हिजाब करने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, जिसमें सब मगरबी साजिशों का हाथ था। 1992 में इस्तांबुल के नाज़िम बनने वाले रजब तैयब उर्दगान ये अवाम में इतने मकबूल हुए कि 2002 में उन्होंने अपनी हुकूमत इश्तराक करके कायम करने की कोशिश की। नाज़रीन, तैयब उर्दगान 1998 में इस्लाम और मुसलमानों के हक में तकरीर करने की वजह से वज़ीर आज़म बनने से रोक दिए गए। इसके बाद उनके नायब सदर अब्दुल्ला गुल को वज़ीर आज़म बना दिया गया। ताहम इसी हुकूमत के दौरान आइन में तब्दीली करके उनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया गया और अब्दुल्ला गुल ने वज़ारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और तैयब उर्दगान तुर्की के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। नवंबर 2007 में होने वाले इलेक्शन में इस पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत से अपनी हुकूमत कायम की और 2014 से तैयब उर्दगान तुर्की के 12वें सरबराह की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया रजब तैयब उर्दगान और तुर्की के खिलाफ किए जाने वाला मुआहदा लोज़ान 2023 में ख़त्म होने वाला है। इसके बाद अगर तुर्की चाहे तो वो अपनी सल्तनत कायम कर सकता है। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि तुर्की का 97% हिस्सा मगरबी एशिया जबकि 3% हिस्सा यूरोप में आता है। तुर्की का कुल रकबा 7,83,356 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया का 36वां बड़ा मुल्क है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की कुल आबादी 8,61,43,248 अफराद पर मुश्तमिल है। तुर्की आबादी के लिहाज से दुनिया का 19वां बड़ा मुल्क है। अंकारा तुर्की का दारुल हुकूमत जबकि इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को कुस्तुनतुनिया भी कहा जाता रहा है। तुर्की के कुल 81 सूबे हैं, जिनमें इस्तांबुल, अंकारा, अजमीर, बोर्सा, कोनिया और सूबा उर्दू मशहूर हैं, जिनको गैर मुल्की लोग भी जानते हैं। तुर्की के 5 शहर ऐसे भी हैं जिनकी फीकस आबादी 5 लाख से ज़्यादा है, जबकि 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की तादाद 48 से ज़्यादा है। तुर्की की करेंसी को तुर्किश लीरा कहा जाता है। इनका 1 लीरा पाकिस्तान के 12.35 रुपये के बराबर है। तुर्की का कॉलिंग कोड +90 और डोमेन नेम .tr है। तुर्की पाकिस्तान से 3,330 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। वक्त के लिहाज से ये पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। तुर्की की GDP $690 बिलियन है। ये GDP के एतबार से दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क माना जाता है, जबकि तुर्की की फीकस आमदनी $27,620 है, जो दुनिया में 45वें नंबर पर आती है। इस्लाम तुर्की का सबसे बड़ा मज़हब है, जिसे तुर्की आबादी के 82% लोग मानते हैं। 2% लोग यहाँ ईसाई और 7% मुल्हिद रहते हैं।
2% दीगर मज़ाहिब और बाकी लोगों का मज़हब ज़ाहिर नहीं किया गया। नाज़रीन, तुर्की दूसरा मुल्क है जिसमें 1963 में यूरोपीय यूनियन इत्तेहाद बनाने से मुतल्लिक मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे। 1987 में तुर्की ने यूरोपीय यूनियन का रुकन बनने की दरख्वास्त दी, जिसे 1989 में ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि तुर्की में मज़ीद सियासी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। यूरोपीय यूनियन ने अक्टूबर 2005 को तुर्की को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने का उम्मीदवार करार दिया था। तुर्की के 20% लोग आज भी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं, जबकि 26.8% लोग इंडस्ट्री और 55% आबादी सरकारी और गैर सरकारी इदारों में मुलाजमत इख्तियार किए हुए है। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ और टूरिज़्म तुर्की की मईशत को बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं। तुर्की ने सियाहत के फ़रोग़ के लिए अपने मुल्क में बहुत से काम किए हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये रजब तैयब उर्दगान की पॉलिसी है जिसकी वजह से हर साल करोड़ों लोग तुर्की का सफ़र करने आते हैं। तुर्की में एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में तकरीबन 45 मिलियन लोग टूरिज़्म की गर्ज से आए थे। तुर्की के शहर इस्तांबुल में 1455 ईस्वी के दौर में जब यहाँ उस्मानियों की हुकूमत थी, तब यहाँ ग्रैंड बाज़ार की बुनियाद रखी गई थी। तब इसे हानली बाज़ार कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम ग्रैंड बाज़ार रख दिया गया है। इस बाज़ार की 64 गलियां हैं और यहाँ 4000 से ज़ायद दुकानें बनाई गई हैं और 25,000 से ज़्यादा लोग यहाँ काम कर रहे हैं। इस्तांबुल में आने वाले हर 3 में से एक फर्द इस बाज़ार का दौरा ज़रूर करता है। राराब के पहाड़ तुर्की के सबसे बुलंदो बाला पहाड़ माने जाते हैं। ये वही पहाड़ हैं जहां हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं। बहरा अस्वद की तह में इंसानी आबादी के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़ारों साल पहले भी यहाँ दुनिया मौजूद थी। तारीख़ी तहकीकात के मुताबिक ये मालूम होता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान का ज़माना भी यही हो सकता है। इसी तूफ़ान से बहरा अस्वद की सतह बुलंद हुई होगी। तुर्की में 30 से ज़ायद ऐसी पहाड़ियाँ मौजूद हैं जिनकी बुलंदी 3000 मीटर से ज़्यादा है। तुर्की के लोग अपने मुल्क से बेहद प्यार करते हैं। फेसबुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड और अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़र भी तुर्की में पाए जाते हैं। नाज़रीन, तुर्की का लफ्ज़ इटालियन ज़बान के लफ्ज़ टर्किया से लिया गया है। इटालियन ज़बान में टर्किया अनातोलिया को कहा जाता है। तुर्की का शहर इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बड़े आज़मों पर फैला हुआ है। इसका 3% हिस्सा यूरोप और 97% हिस्सा एशिया में आता है। तुर्की को जंग अज़ीम अव्वल के फातिहीन से आज़ादी दिलवाने वाला मुस्तफ़ा कमाल पाशा ही वो शख्स था जिसने शराब पर लगाई गई इस्लामी पाबंदी को ख़त्म कर दिया था। इसने इस्लामी कैलेंडर को ख़त्म करके ईसवी कैलेंडर को राइज करवाया। जुम्मा की छुट्टी को ख़त्म करके इतवार के दिन की छुट्टी कायम की। हत्ता के अजान की आवाज़ भी अरबी की बजाय तुर्की ज़बान में सुनाई दी जाने लगी। नाज़रीन, इस शख्स ने तुर्की में इस्लामी सल्तनत की निशानी यानी टर्किश रियल फेस हेड पर भी पाबंदी लगा दी थी। तुर्की अपनी मसाजिद की खूबसूरती की वजह से पूरी इस्लामी दुनिया में अलग ही मकाम रखता है। लाखों लोग पूरी दुनिया से इन मसाजिद को देखने आते हैं। तुर्की में मसाजिद की तादाद तकरीबन 82,623 है, जो किसी भी मुल्क की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। तुर्की के सूबा अनातोलिया में मौजूद अनातोलिया शहर अपने साफ शफाफ पानियों की वजह से और साफ शफाफ बीचेस की बदौलत इसे ब्लू फ्लैग से भी नवाजा गया है। हिजरफन अहमद जलेबी वो पहला शख्स था जिसने 17वीं सदी में अपने दोनों बाजुओं पर परों को बांधकर हवा में उड़ने की कोशिश की थी और ये तुर्की रिहायशी था। नाज़रीन, हवाई जहाज़ बनाने का सेहरा भी मुसलमानों के सर जाता है, मगर 20वीं सदी में इसे बाकायदा तौर पर राइट ब्रदर्स ने अमली जामा पहनाया था। दोस्तों, तुर्की दुनिया का 1/4 फूल पैदा करने वाला मुल्क है। तुर्की की आबादी में 70 से 75% लोग अनातोलियन तुर्क लोग हैं। 18% के करीब कुर्द लोग और 7 से 12% लोग दूसरे कबीलों से ताल्लुक़ रखते हैं। ऑयल रेसलिंग तुर्की का कौमी और मकबूल तरीन खेल है। ये खेल तुर्की में बहुत शौक से देखा और खेला भी जाता है। इसके अलावा तुर्की में पसंद किए जाने वाले खेलों में फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, फिशिंग, फ्लाइंग, रग्बी,
वेट लिफ्टिंग और दूसरे बहुत से खेल शामिल हैं। नाजरीन, ये थी तुर्की के मुतल्लिक कुछ मालूमात। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ट्रैवल विद सैफ अली को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह।